नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में मैं संजीत आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे एक अनोखा चीज जो हम सबके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हिमालय के बारे में आज हम जानेंगे और उससे हमारे विजन पे क्या फर्क पड़ता है, हम वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप उस टॉपिक को लेके कैसे बन सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे बीच में आज आ चुके हैं नेपाल से यज्ञराज सर, जो कि हमें बताएंगे कि हिमालय को लेके उनका विजन क्या है और वो अपना बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे अब वो एक एंटरप्रेन्योर बने, वो अपने बारे में बताएंगे। मैं वेलकम करता हूँ यज्ञराज सर को। आप आए सर यहाँ पे और आप हमें आपका जो जर्नी है, आपका जो मकसद है उस बारे में हमें बताएं। और स्टेज पूरा आपका है सर, आप पूरे विस्तार से हमें बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाए इस बारे में। हिमालय के बारे में बहुत सारा चीज ऐसा है जो लोगों को पता नहीं है। आप वहां पे बताइए सर, और हमें उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हमारा बढ़ाइए सर। थैंक यू। आप सर शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे आज एक ऐसी अनोखी टॉपिक में आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज ये टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं सर, बहुत ही एक्साइटिंग और इनर्जेटिक और यूनिक होने वाला है सर। ऐसी बात आज तक कहीं हुई ही नहीं कभी भी, कि एक विजनरी इंटरप्रेन्योर, एक विजनरी बिजनेसमैन और एक माउंटेनियर का जिंदगी एक ही तरह का होता है सर। अभी सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि एक माउंटेनियर और एक विजनरी एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन कैसे एक हुए, माइंडसेट कैसी एक हुई। तो सर अब हम विस्तार पे बात करते हैं। एक माउंटेनियर कैसी कैसी चैलेंजेस को फेस करता है और वो एवरेस्ट की चोटी पे या किसी भी बड़े से बड़े हिमालय की चोटी पे टॉप पर पहुंच जाता है, क्या क्या वो फेस करता है सर। उसके लिए सबसे पहले एक माउंटेनियर को एक विजन लेना होगा कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगा या बड़े से बड़े हिमालय पे चढ़ूंगा। उसके लिए उसे माइंडसेट, एक जबरदस्त माइंडसेट तैयार करना होगा। उसे जबरदस्त डिसीजन लेना होगा कि वहां से मैं वापस नहीं भी आ सकता हूँ। पता नहीं होता कि क्या मैं वहां तक जाके टॉप पे पहुंचूंगा भी या नहीं, और टॉप पे तो मैं पहुंच गया पर वहां से सकुशल वापस आऊंगा भी या नहीं, इसी बात को किसी को जानकारी नहीं होती, वो कह नहीं सकते। वर्ल्ड का बहुत एक्सट्रीम वेदर में से एक होता है माउंट एवरेस्ट का, या 8,000 मीटर से ऊपर के जितने भी माउंटेन्स होते हैं उनका क्लाइमेट, पता नहीं कि कभी भी क्लाइमेट बिगड़ सकता है। सबसे पहली शिक्षक जो डिसीजन लेते हैं एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, उन्हें सबसे पहले कम से कम 4 महीने का टाइम उन्हें देना होता है। 2 महीने पहले वो इंडोर एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट करते, कार्डियो करते, लो ऑक्सीजन में वो ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके बाद उन्हें 2 ढाई महीने वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे जाके एक्लेमेटाइज करते हैं, अपनी बॉडी को जो हिमालय की हाइट है उसमें मिलाते हैं कि कैसे हम अपनी लंग्स को वहां प्रॉपरली काम में लिया जाए, अपनी लंग्स को कैसे प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए तैयार करें। अगर हम डायरेक्ट वहां पर जाएंगे, कोई भी इंसान जैसे मान लीजिए 6,000 मीटर से ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा, तो उसका लंग्स का साइज ये हमारा तो मुट्ठी के बराबर हो जाएगा, वो पूरा सिकुड़ जाएगा लंग्स। और जब वो लेता है, लेते वक्त तो वो ऑक्सीजन रहेगा, और जब छोड़ता है उस वक्त वो नाइट्रोजन में बदल जाएगा, और पूरा बॉडी के अंदर का सारा जो भी ऑर्गेन्स है वो सारे क्रिस्टलाइज बन जाएंगे और इंसान एक ही झटके में मर जाएगा। इसीलिए हमें धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऊपर चढ़ के वापस आते हैं, जो माउंटेनियर है वो बहुत बार ऊपर चढ़ते हैं, वापस आते हैं और बेस कैंप में रुकते हैं। जैसे मान लीजिए बेस कैंप हुआ, कैंप 4 हुआ, कैंप 3 हुआ, कैंप 2 और कैंप 1 होता है लास्ट में। और कैंप 1 के बाद डायरेक्ट फिर सबमिट होता है, एवरेस्ट का सबमिट, चोटी होता है एवरेस्ट का। तो वो क्या करते हैं पहले, जैसे मान लीजिए बेस कैंप में रह के बहुत सारे बार, बहुत दिनों तक वो कैंप 2 तक जाते रहेंगे, फिर वापस आके बेस कैंप में ही रहेंगे 1 महीने 1.5 महीना तक। फिर वो दो कैंप 2 में जाएंगे, फिर कैंप 2 से कैंप 4 4 में जाएंगे,
और 4 से फिर वो 3 पर जाएंगे और रुकेंगे आकर 4 में। फिर वो 3 पे रुकेंगे और जाके आएंगे कैंप 2 तक। ऐसे बहुत सारा उनका अभ्यास चलता रहेगा। फिर कैंप 1 में जाएंगे, फिर आके रुकेंगे कैंप 2 में। ऐसा करके धीरे धीरे 2 ढाई महीने 3 महीने में अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन कर दे कि वो उनकी बॉडी हार्श से हार्श क्लाइमेट में भी फेस करे, हार्श से हार्श सिचुएशन में उनका बॉडी प्रिपेयर हो। और वो जब चढ़ते हैं, वो सबमिट करते हैं, उनके पास मोटिवेशन होता है ऊपर जाने के लिए कि मुझे किसी भी तरह से एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचना ही पहुंचना है। उनके पास मोटिवेशन होता है, वो ऊपर चढ़ लेते हैं। पर जब वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, वहां जब पहुंच जाते हैं चोटी पे, और कुछ देर रुकते हैं वहां पर, और रुक के जो वो फील करते हैं, उसके बाद उनके पास मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और जब नीचे उतरते हैं, वो कंफर्ट जोन में आते हैं अपने। उन्हें नीचे उतरते वक्त कोई मोटिवेशन नहीं होता कि मुझे घर पहुंचना है या मुझे यहाँ तक, बस चढ़ने का मोटिवेशन था उन्हें कि किसी भी तरह से मुझे चढ़ना है। पर वापस आते वक्त जो मोटिवेशन है वो उनका डाउन हो जाता है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्या सही क्या गलत वो उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाते। वो हेलुसिनेट करने लगते हैं कि बहुत सारे चीज वो अपने दिमाग के अंदर देखने लगते हैं, और वो अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाते, और वहीं रुक जाते और मर जाते। वैसा भी एक बिजनेसमैन, उसके पास पहले तो मोटिव होता है कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा, ये करूंगा, यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, वो उस जगह पर पहुंच जाएगा। पर फिर उसके बाद भी मोटिवेशन उसका हो जाता है कि वो एक ही लेवल पे स्टक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता और मोटिवेशन उसका खत्म हो जाता है। और जैसे वो फिर नीचे गिरता है और संभाल नहीं पाता अपने आप को। हमें हर वक्त मोटिवेट होना है कि आगे भी चढ़ा मैं, वापस भी आया और फिर मुझे चढ़ना है। एक हमारे पर्वतारोही है अंकाजी करके, कामिरीता शेरपा है। वो 27 टाइम्स एवरेस्ट की समिट पर पहुंच के आए, और 6 बार तो वो बिना ऑक्सीजन के गए। बिना ऑक्सीजन के उन्होंने एवरेस्ट सबमिट किया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी जबरदस्त बात है। बिना ऑक्सीजन के, बिना किसी चीज के वहां पर पहुंच के आना, इतने हार्श से हार्श क्लाइमेट में, कितना वहां पर मान लीजिए कि कैसा क्लाइमेट रहा रहता होगा, कितना प्रेशर बनता होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से अपने फेफड़ों में। फिर भी उन्होंने वो कंट्रोल करते, किस वजह से? माइंड सेट की वजह से। और जो विजन है उनका कि मैं 27 नहीं 50 बार में एवरेस्ट को सबमिट कर करूंगा भी और वापस भी आऊंगा, बार बार मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो जोश है। इसी वजह से हम बिजनेस में अगर कई बार हम लॉस भी उठा लेते हैं, कई बार हम जिस लेवल में हम बिजनेस कर रहे हैं वहां से नीचे भी गिराते हैं, तो हमारे अंदर भी ये मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं फिर से वहां तक पहुंच सकता हूँ, उससे भी आगे निकल सकता हूँ, और जो मुकाम मैंने हासिल किया उससे भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो इसी तरह एक माउंटेनियर का माइंडसेट एक बिजनेसमैन, एक इंटरप्रेन्योर रखे, एक विजनरी इंटरप्रेन्योर रखे, तो वो अपने बिजनेस के अंदर जो भी उसका विजन है उसके अंदर वो जबरदस्त रिजल्ट हासिल कर सकता है। कितना सेक्रीफाइस करता है एक माउंटेनियर। वो 4 4 महीना 3 3 महीना वो बेस कैंप में जाकर माउंट एवरेस्ट पे ही रहते हैं वो। और जो रात की और सुबह की टेम्परेचर वहां है वो ठंडी होती है, और दिन में वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होता है। आपको सुन के अभी शायद अच्छा दूसरा अभी आपको फील हो रहा है कि एवरेस्ट में भी गर्मी होती है। जी हाँ, जरूर होती है दोस्तों, वहां पर गर्मी होती है दिन के टाइम में। जब स्नो पर जो सनलाइट पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होके जब नीचे आता है तो गर्मी पड़ती है वहां पे। और उस गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों के ऐसे चेहरे पे आपने देखा होगा कि पूरा काला पड़ गया है, वो स्नो की वजह से। और जो लाइट है उसकी वजह से पूरा स्किन उतर जाता है, पूरा जल जाता है स्किन। और वो पूरा उनको लोशन लगा के रहना पड़ता है वहां पर। और जो गॉगल्स है, अगर हम वहां पर हाई पावर का गॉगल्स नहीं लगाए, सनग्लास नहीं लगाए, तो हमारी आंख भी डैमेज हो सकती है वहां पर। इतनी ज्यादा वो वहां से जो चमकदार वो लाइट निकलती है दिन के टाइम में। सुबह के टाइम में जब माउंट एवरेस्ट पर सूरज पड़ता है तो वो पूरा गोल्डन कलर का बन जाता है सुबह की और शाम के टाइम में। इतना सुनहरा, इतना सुंदर, इतना मनमोहक लगता है कि मान लीजिए कि स्वर्ग में ही मैं आप पहुंचा। इतना हमको इतना सुकून वहां महसूस होता है, इतना वंडरफुल जो फीलिंग होता है वहां का कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ।
इतनी सुंदर वहाँ की मनमोहक वातावरण होती है। और जो दिन में पूरा व्हाइट स्नो की वो जो सनलाइट पड़ती है दिन में धूप में, तो वो पूरा व्हाइट हो जाता है और बहुत ज्यादा चमकदार हो जाता है। उस टाइम हमें पूरा वो ऐसे वो नाक में, गाल में पूरा हमें ढक के रहना पड़ रहा है, जिसमें सन लोशन वोशन लगा के पूरा ढक के रखना पड़ता है और रिफ्लेक्टर सनग्लास लगाना पड़ता है। अगर नहीं लगाए हम सनग्लास तो पूरा स्किन हमारा जल जाएगा। आंख हमारी, मान लीजिए कि जैसे सूरज में डायरेक्ट देखते हो कैसा होता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे हमारी आंख खराब होती है। तो अगर हम उस धूप में डायरेक्ट स्नो पे देखें, हिमालय पे देखें, तो वही हमारे साथ हो जाएगी, हमारी आंख उसी तरह से डैमेज हो सकती है। इसीलिए दिन के टाइम में पूरा सनग्लास लगा के रहना पड़ता है। और माउंटेनियर सुबह 3 बजे सबमिट के लिए निकलते हैं और 9 बजे तक वापस आ जाते हैं। अगर इसी तरह से एक विजनरी इंटरप्रेन्योर, एक विजनरी बिजनेसमैन हर सुबह जल्दी उठ के अपनी बिजनेस की काम में लग जाए, अपनी विजन पे लग जाए हर सुबह, तो वो भी बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। और 9 बजे 10 बजे के बाद वहां पर बहुत जोर का तूफान चलने लगता है। बहुत जोर से हवा चलती है एवरेस्ट पीक में। और नीचे भी जैसे 6000 मीटर 5000 मीटर तक भी बहुत जोर का हवा चलता है। उस टाइम पर वहां ज्यादातर लोग रुक नहीं सकते उस जगह पे। तो जो बेस कैंपिंग वहां पर चारों तरफ से ढका हुआ है बेस कैंप, वहां रह लेते। और बड़े बड़े टेंट में दिन पे वो टेंट के अंदर ही पड़े रहते हैं दिन के टाइम पे। तो सुबह और शाम के टाइम में और रात के टाइम में वो पहाड़ी में चढ़ते हैं। कितना, अभी हमें सुनने में कितना अनोखा लग रहा है कि एवरेस्ट पे रात में चढ़ाई होती होगी या सुबह 3 बजे अंधेरे अंधेरे में चढ़ते होंगे। जी हाँ, सभी अपने सर के ऊपर लाइट लेके वो सुबह सुबह निकलते हैं। क्योंकि जब 9 बजे 10 बजे के बाद बहुत जोर का हवा चलती है और वो ऊपर जा नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी सबमिट करते हैं लोग वो सुबह के टाइम में ही करते हैं। 3 बजे वो ऊपर के लिए जाते हैं चढ़ने के लिए। और कभी कभी तो 12 बजे, रात के 12 बजे से शुरू कर लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी बिजनेस को, अपनी जो विजन है उस पर हम फाइंड आउट करें कहाँ से हमें शुरू करना है और कहाँ तक पहुंचना है। उसी हिसाब से हम अपने बिजनेस को डेवलप करते रहे तो हम भी किसी भी मुकाम पर हम पहुंच सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। और अब मैं आप सभी से मैं दरखास्त करता हूँ, अगर आपके पास ऐसी कोई जिज्ञासा है एवरेस्ट के पास या एवरेस्ट के बारे में, तो हम बात कर सकते हैं। आप अपनी जिज्ञासा का, अपनी क्वेश्चन ऐसे है तो रख सकते हैं। तो मैं आपकी क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ या पूरी तरह से मैं देने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझसे जितना मुझे पता है। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आपका। सर, पहले नमस्कार। तो आप थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त लग रहे हैं और एवरेस्ट के लिए जो आपने एक्साइटमेंट और ज्यादा पैदा कर दी है आपने तो। और नई थैंक यू बातें सर, थैंक यू सो मच। सीखने को मिली कि वहाँ तो इतनी ज्यादा तेज सनलाइट होती है और यानी कि सुबह सुबह 3 बजे वहाँ चढ़ाई करना लोग शुरू करते हैं, ऐसा तो हमें पता ही नहीं था पहले। तो मेरा आपसे ये सवाल है सर, ये कह रहा सर कि एवरेस्ट पे जब हमने तो बेस कैंप में जाना है, हमने तो ऊपर एवरेस्ट नहीं जाना है ना, तो उसमें एवरेस्ट जो बेस कैंप है वहां जाने के लिए हमको किस तरह की तैयारी की जरूरत है और उसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और पहले से क्या तैयारी करनी है और कितना हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें होगा उस ट्रिप पे और कैसे कैसे किया जाएगा, यानी कि वो ये मेरी जिज्ञासा थी आपसे। तो आपको मैं सबसे पहले, हमारी बॉडी को जब हम एवरेस्ट पे जाने के लिए डिसीजन करेंगे, बेस कैंप तक ही हो, उसके लिए भी हमारी बॉडी को एक्लोमेटाइज करना पड़ता है। स्टेमिना को हमें बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि जब हम 4000 मीटर से ऊपर जाएंगे तो हमारा पूरा बॉडी दर्द करने लग जाएगा। और जो हम ऐसे अगर हाइट में, एल्टीट्यूड में हम कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे लगने लगेगा कि कोई हमारे सर के पीछे हथौड़ा से मार रहा है। इतनी जोर का दर्द होता है सर के पीछे भाग में, पिछली वाली भाग में। तो सबसे पहले हमें अभी कार्डियो एक्सरसाइज करना रहेगा शुरू से ही। अभी से अगर हम 3 महीने बाद में या 3.5 महीने बाद में अगर जाने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी से हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपनी स्टेमिना को बढ़ाना पड़ेगा। और स्टेमिना में फोकस करना पड़ेगा कि लेग में, कि हम कैसे अपने लेग को स्ट्रेंथ करें, कैसे अपने काफ्स को, कैसे अपने थाई को,
नी को हम ताकतवर बनाए, कैसे उन्हें इस लेवल पे चढ़ने के लिए तैयार करें अपने पैरों को। तो लेग एक्सरसाइज हमें काफी करना पड़ता है और कार्डियो करना पड़ता है कि हमारी सांस ज्यादा चढ़े ना, ज्यादा फूले ना ऊपर जाते वक्त। और उसी हिसाब से हमें कपड़े भी फिर तैयार करने पड़ते हैं। बूट्स हमें लेना पड़ता है जो स्लीपरी ना हो, जिसमें ग्रिप अच्छा सा हो, वाटर प्रूफ हो। जब हम स्नो पे पैर रखते हैं तो स्नो मेल्ट हो गए हमारे, अगर जूते वाटर प्रूफ नहीं है तो हमारे जूते के अंदर वो पानी जो इसमें वो मेल्ट होके पानी बनकर अंदर चला जाता है। और जब हमारे पैर ठंडे होने लगेंगे तो पूरा हमारी बॉडी एक ही बार ठंडी होने लगेगी। हमें लगेगा नहीं कि मेरा बॉडी ठंडा हो रहा है, पर अंदर से बॉडी पूरा ठंडा हो जाता है। तो फिर हमें हेलुसिनेट ये सर कैरी ऑन कीजिए, आपका सही आ रहा है। थोड़ा इधर थोड़ा हेलुसिनेट होने लगेगा कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, पर क्या रियलिटी है और क्या हमारे थॉट है। दिमाग में हम देख रहे हैं क्या नहीं, तो उसमें हमें डिफरेंस पता नहीं। इसीलिए हमें बूस्ट वाटर बूस्ट करना पड़ेगा और प्रॉपर ग्रिप बात है, क्योंकि इसमें जो बूस्ट है वो सर वॉइस थोड़ी क्लियर क्लियर नहीं आ पा रही, वॉइस। बूस्ट है हमारे, हमें सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का बूस्ट लेना पड़ेगा जो बूस्ट वाटर प्रूफ हो, तो उसके अंदर पानी ना जाए बूस्ट के अंदर। तो फिर ग्रिप भी उसका जबरदस्त हो कि स्नो पे वो स्लिपर ही ना रहे, कि हमारा पैर फिसले ना स्नो पे। जब हम ऐसी बर्फीली जगह पर हम चलेंगे तो उस वक्त पे हमारा पैर फिसले ना। और हमेशा बूट एक साइज बड़ा लेना चाहिए। जैसे आपका पैर का साइज 8 है तो आपको 9 साइज का बूट लेना है, क्योंकि जब ऊपर चढ़ते नीचे आते हो तो हमारा पैर थोड़ा आगे पीछे खिसकते हैं। और अगर बूट टाइट होगा तो हमारा पैर में चोट आ जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी हिसाब से हमें ट्राउजर लेना होता है, उसी हिसाब से इनर थर्मल लेने होते हैं, इनर थर्मल कोट जो सुबह और शाम के लिए, रात के लिए। और दिन के लिए हमें हाफ पाइंट या थिन पतले टाइप के ट्राउजर लेने होते हैं दिन के लिए, जब हम दिन पे चलते हैं उसके लिए। और टी शर्ट, पतले से टी शर्ट में धूप होती है तो उसके लिए दिन के लिए हमें पतला सा टी शर्ट लेना है। और सुबह और रात के लिए जैसे थर्माकोट हो गया, इनर हो गए और डाउन जैकेट हो गया, और सर पे टोपी हो गए, सन ग्लास हो गए, और 2 स्टिक पोल, उसे पोल स्टिक बोलते हैं चढ़ने के लिए, कि उसका सहारा लेके हम धीरे धीरे करके आराम से चढ़ सके। और हम क्या करते हैं कि बहुत धीरे चलते हैं, ज्यादा हमारा स्पीड ज्यादा नहीं होता है, धीरे धीरे आराम आराम से। फिर हम आधे घंटे चले, फिर 2-4 मिनट 5 मिनट के रेस्ट किए, फिर आधे घंटे 1 घंटे के लिए हम आगे बढ़े, फिर रेस्ट किया। और 2 दिन में हम नुकला से हम 2 दिन में नामचे पहुंचेंगे। और नामचे वहाँ का बेस है, वहाँ पर रेस्टोरेंट होटल सारे कुछ है नामचे में। और नामचे से फिर दोंगबोचे, फिरीचे, तेंगबोचे, ऐसे करके बहुत सारी जगह है। और हम क्या करते हैं कि वहां से नामचे में 2 दिन रुकेंगे हम वहां पर। फिर नामचे से डिंगोचे तक जाएंगे, फिरीचे तक जाएंगे, वहां से फिर वापस आएंगे, नामचे में रुकेंगे 1 दिन 2 दिन। फिर वहां हमारा 3400 मीटर पे है नाम, तो वहाँ हमारा थोड़ा एक्लोमेटाइज हो जाता है बॉडी। और धीरे धीरे ऐसे करके हम ऊपर चढ़ेंगे और बेस कैंप तक पहुंचेंगे। और कॉस्टिंग की जो बात है, अगर हम नॉर्मल चढ़ते हैं तो उसी हिसाब से कॉस्टिंग, सिंगल जाते हैं उसी हिसाब से कॉस्टिंग आती है। और जब प्रोग्राम के लिए हम जाते हैं तो हमें प्रॉपर डॉक्टर्स का टीम, हमारे साथ 4-5 डॉक्टर का टीम हमें लेके जाना पड़ता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हमें लेके जाना पड़ता है, अगर किसी को ऐसी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आए तो ऑक्सीजन देना पड़ता है, इंश्योरेंस करना पड़ता है, और सिक्योरिटी की बात होती है, बहुत सारी चीज होती है उसमें। तो उसी हिसाब से प्राइस डिफर होते हैं, जैसे सोलो जाने में और ऐसे ग्रुप में जाने में और इवेंट में जाने में। और जब हम इवेंट की बात कर रहे हैं, जो इवेंट हम करने जा रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट में। जैसे वर्ल्ड के जितने भी 8000 मीटर के ऊपर के पहाड़ है, हिमालय माउंटेन्स है, वो सारे टॉप 8 माउंटेन्स नेपाल में है। टॉप 10 में से टॉप 8 माउंटेन्स नेपाल में है। और
ऐसा है कि नेपाल में 5-5 किलोमीटर में क्लाइमेट चेंज होता है। 5 डिग्री 10 डिग्री तक का टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर इतना बायोडाइवर्सिटी है नेपाल। यहाँ पर अगर गर्मी हो तो हम जैसे मान लीजिए 20 मिनट का हम अगर बाइक में या गाड़ी में राइड में हम जाए, 20 मिनट में हमें 10 डिग्री तक टेम्परेचर में हमें डिफरेंस मिलता है। 10 डिग्री, वो भी 20 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे के रास्ते में। तो सोच लीजिए कि कितना बायोडाइवर्सिटी है। इसी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है वो नेपाल में बहुत ज्यादा हो रहा है आज के दिन। और उसकी वजह से मान लीजिए कि 30 से ज्यादा जो प्रजातियां थी वाइल्ड लाइफ की, पक्षियां थी, वो आज इंस्टिंक्ट हो गए, आज मिल नहीं रहे, वो विलुप्त हो गए, 30 से ज्यादा प्रजातियां। तो इसी तरह से जो पौधे थे, बहुत सारे प्रकार के पौधे थे, आज मिलते नहीं हुए। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको जो जो स्नो, माउंट एवरेस्ट का जो स्नो था, पिछले 150 साल में जितना वो मेल्ट हुआ, उससे ज्यादा अभी पिछले 50 साल में मेल्ट हुआ है। अभी जो 100% में से 25% स्नो माउंट एवरेस्ट का मेल्ट हो चुका है। सिर्फ 70% 75% मेल्ट स्नो अभी बचा है माउंट एवरेस्ट में। अगर हम अभी उसको प्रिजर्व करने में ना लगे, उसे बचाने में हमने अगर कोई कदम नहीं चाला, तो बहुत सारे अभी आज के 100 साल या 150 साल के बाद में ऐसा भी दिन आ सकता है कि जितने भी माउंटेन्स है वो सिर्फ काला एक पत्थर का पहाड़ लगे, उनमें से स्नो सारे के सारे मेल्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है 100 200 400 साल में, अगर हम आज ही कोई ना कोई ऐसा जबरदस्त स्टेप नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हम ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट में हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो ट्रॉफी बना है हमारा अवार्ड का ट्रॉफी, वो भी 6100 मीटर से वो माउंट एवरेस्ट का स्टोन है, उसी को कार्व करके बनाया गया है। ट्रॉफी इटसेल्फ मेड फ्रॉम स्टोन ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो इसी तरह से हमने प्लानिंग किया है और हमने एक ऐसा जबरदस्त उसे जो अवार्ड करके हम लौटेंगे, उसके बाद हमने एक जबरदस्त प्लान बनाया है कि हम प्लांटेशन करके एक ऐसा थीम हमने अभी रेडी कर दिया है कि उसकी वजह से हम पूरी दुनिया में वो सिस्टम को आगे बढ़ाए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में हम लेके जाते हैं। ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो वेस्ट से शुरू होकर इस तक आता है। जैसे मान लीजिए यूरोप अमेरिका से या ब्रिटेन से शुरू होकर फिर एशिया तक आता है, इंडिया में, नेपाल में और साउथ एशिया के बाकी देशों में आता है। हम अगर इस प्रोग्राम को करें और यहाँ से हम मूवमेंट को वेस्ट तक लेके जा सकते हैं, हम नेपाल से, इंडिया से पूरा मूवमेंट को हम अमेरिका में, यूरोप में पहुंचा सकते हैं। तो हम इस तरह के एक जबरदस्त थीम बना के हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी चैनल में भी प्रसारण किया जाए, ताकि ये पूरी दुनिया में पहुंचे और बहुत सारे लोगों को पता चले कि एवरेस्ट बहुत बढ़िया कैसा है। तथास्तु सर, तथास्तु। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, आपका जो विजन हमारे सामने आपने थैंक यू सो रखा, मच सर। तो इसके लिए आपका तहे दिल से जितने भी आपको धन्यवाद दिया जाए कम है सर। आपने जो सोच रखा है, जो विजन रखा है, जो दुनिया को कैसे ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जाए, ये तो सर जो बोलते हैं ना, करोड़ों में किसी किसी का ये सोच आता है। और उसके ऊपर सिर्फ सोच आना नहीं सर, उसके ऊपर काम करना वो भी एक नया चीज है सर। तो मेरे तरफ से आपको सर कंग्रेचुलेशन इस काम की तरफ, काम के लिए। और पूरे हमारे जितने दर्शक हैं उनके तरफ से भी आपको कंग्रेचुलेशन है सर। आप आपके जो विजन है उसमें कामयाब बने। और सर आप बहुत बढ़िया चीज बोले यहाँ पे, कैसे आपके विजन को लेके आप एंटरप्रेन्योरशिप तक गए और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट किए अपने काम में। और दूसरा, हमारे दर्शकों को जो मैसेज आपने दिए कि अगर आप आपका काम शुरू करना चाहते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है आप डिसाइड कीजिए, कैसे आप वहां जाके नंबर 1 में पहुंचेंगे। और सिर्फ पहुंचना जरूरी नहीं है, कैसे वहां से अगर कभी आप नीचे आते हैं फिर कैसे ऊपर जा सकते हैं, उसका भी आपने रास्ता बताया, कैसे अपने माइंडसेट को रखना है और आप उसके लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, वो उस बारे में भी सर आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। और हमारे बीच में और एक सर है जो आते हैं हिमाचल हिमाचल प्रदेश से,
और वो भी एक बिजनेसमैन है। और मैं उनको स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि हमारे जो कि हमारे बीच अपना जो विजन है वो रखेंगे, और वो जो बिजनेस कर रहे हैं किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हमारे दोस्तों के लिए भी वो एक शानदार मैसेज देंगे, ताकि हमारे दर्शकों को भी वो चीज सीखने के लिए मिले, और वो उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके वो भी अपने एक अच्छा विजन बना के आपके गोल में वो पहुंच सके। तो वेलकम अमित सर, आप हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा चीज बताए जो कि उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मददगार हो सर। कम ऑन द सर मैं स्क्रीन इसी सर। में एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ये तो सर। अमित सर से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने जो भी अभी सुना माउंटेनियरिंग के बारे में, उसको आप बिजनेस में कैसे जोड़ के आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर वो आपसे हो पाए तो वो भी कर दीजिए सर। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अगर आप उसे कर दे तो। थैंक यू सर। ये सर अमित सर, आप आपका मेरी बीच। आवाज आ रही है मेरी? ये सर आ रहे हैं। मैं एक पन्ना क्यों बनूं दोस्तों, मुझे तो दास्तान बनना है। ये आप सबने सुना होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा अनुभव, जो अभी मैंने इस सेमिनार में आपसे अभी 1-to-1 यज्ञराज सर जी ने जैसा बताया, उन्होंने गाइड किया माउंटेनियरिंग के बारे में, वहां से जो मैं अभी, मुझे जो सीख मिली, जो लर्निंग, और जो मैंने खुद अनुभव भी किया है कि अगर आप सब भी इस बात को मानते होंगे, अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। क्या आप इस बात को मानते हैं? यस नो? ये सर। अगर हम सीखते रहते हैं लाइफ में तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसा सर ने बताया कि माउंटेनिंग के लिए सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह का समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी तरह जैसे हमारे ऋषि मुनि पुराने बोलते थे कि ब्रह्म हो और काम पे डट। और ये मैंने स्वयं भी फील किया कि जब सुबह मैंने कोई कोर्स अटेंड किया, जिस तरह से एडवांस कमांडो ट्रेनिंग का कोर्स या कमांडो ट्रेनिंग का कोर्स, मैं भी लाइफ में कभी पहले जिंदगी में जल्दी नहीं उठा था। लेकिन जब से मैंने उस कोर्स में जल्दी उठना शुरू किया, तब से सुबह सुबह का जो समय होता है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सुबह सुबह कभी भी आपको नेगेटिव विचार नहीं आते हैं। सुबह सुबह हमेशा आप मोटिवेटेड रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और सुबह सुबह आपको खुद के लिए बहुत समय मिलता है, यानी कि आप अपने आप से बात कर सकते हैं और पूरे दिन की प्लानिंग भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने लिए, स्वयं के लिए 1 घंटा या 2 घंटा आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपने अगर फिजिकल एक्सरसाइज करनी है तो 1 घंटा आप मॉर्निंग वॉक या कोई एक्सरसाइज के लिए भी निकाल सकते हैं। और तो और सुबह सुबह आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। ना तो आपका फोन बजता है, ना ही कोई आपका रिलेटिव या कोई भाई बहन या परिवार वाला, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। सुबह सुबह के टाइम में ये खासियत है। और उस दौरान आप बहुत अच्छी अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं सुबह सुबह। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। और जो कि कहते हैं कि लर्निंग लर्निंग से ही आपकी अर्निंग बढ़ती है। और जब आप कुछ नया सीखते हैं और उसको जब लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है। और ये मैंने खुद प्रैक्टिकली फील किया जब जब मैं सुबह जल्दी उठना शुरू किया। मैंने, एक तो मेरी फिजिकल बॉडी फिट होगी, और दूसरा मेरी फाइनेंशियली ग्रोथ भी होने लगी। तो जब जब मैं सुबह उठता हूँ जल्दी, तो मेरे पास बिजनेस में क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं बोलने, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो उससे बिजनेस में भी फायदा होता है। यही जो बात अभी माउंटेनियरिंग के बारे में भी उन्होंने जैसे कही कि हमको सुबह सुबह ही उसको चढ़ना होता है पहाड़ को। तो सुबह सुबह जो है ट्रैफिक कम होता है। आप घर से भी आप अगर निकलोगे कहीं के लिए रास्ते पर भी, तो ट्रैफिक कम होता है। उसी तरह सुबह सुबह का जो टाइम है, उस समय कोई ट्रैफिक नहीं होता दोस्तों। अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो सुबह का टाइम वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। और आपको ताजी हवा और नेचर के साथ जुड़ने का भी मौका मिलता है।
तो यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो मैं एक बात और जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अनुभव की, कि आपकी आदतें आपका जीवन बनाती हैं। अगर गुड हैबिट आपके अंदर बदलाव लेके आती हैं और आपको तरक्की दिलाती हैं। और नंबर 2, आपकी संगत, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हैं तो आपको आसमान में उड़ने वाले लोगों के साथ ही उठना बैठना पड़ेगा। आपको जमीन पे जो लोग रहना चाहते हैं उनके साथ बैठना छोड़ना पड़ेगा। या तो आप अकेले रहिए, या तो हाई नेटवर्क वाले लोगों के साथ रहिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को और थैंक यू करता हूँ गॉड को कि मुझे आप जैसे नेटवर्क जैसे लोगों की संगत और जिसकी रंगत से आज मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, उस सब के लिए मैं आपका आभारी भी हूँ। और तीसरी बात, लाइफ में ग्रो होने के लिए आपको एक मेंटर की बहुत जरूरत होती है। कहते हैं कि किसी भी फील्ड में आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको एक मेंटर, राइट मेंटर की बहुत जरूरत है, जो आपको धक्का मारे कि गो, जो आपको पुश करे और जो आपको बताए कि आपका पोटेंशियल क्या है, जो आपके पोटेंशियल को निकाले आपके अंदर से। ऐसा मैंने भी महसूस किया। आज से 5-6 महीने की अगर मैं बात करूं तो मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट था। और कॉन्फिडेंट में मुझे 20-25-30 साल हो गए, तब से लेके मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करता। लेकिन जैसे ही मेरी जिंदगी में कोच आए, राइट मेंटर आए, और उन्होंने मुझे एक ऐसा शब्द दे दिया, ऐसी लाइन दे दी, जिसके बाद सुनने के बाद उसके बाद मैंने 1 सेकंड भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं किया। और वो मैं लाइन आपसे भी शेयर करना चाहूंगा। क्या आप सब जानना चाहते हैं कि जी अपना जरूर सर, जरूर आत्मविश्वास जरूर। कैसे बनाए रखें? यस यस सर। बिल्कुल वो सर। लाइन है दोस्तों, जो आपके सामने है या जो आपके पीछे है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपके अंदर ला रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस लाइन को मैंने पकड़ लिया, और फिर मेरे सामने चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति आ जाए, मैं उससे नहीं घबराता अब। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे सामने है या जो मेरे पीछे है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेरे अंदर लाए कर रहा है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। तो ये मेरे वंडरफुल जीवन सर। का एक मंत्र ग्रेट। है। तो ऐसा ही मंत्र मैं चाहता हूँ, मेरा विजन है कि इस धरती पर, वैसे तो मैंने ये लक्ष्य रखा था 7 लाख का, लेकिन निकलता मुंह से 7 करोड़ है। कि मैं भी राष्ट्र सर। दुनिया में, तो राष्ट्र सर तो सर। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करूं, उनको कॉन्फिडेंस दे सकूं, कोई भी हीन भावना से ग्रसित ना रहे। क्योंकि इसकी जो पेन है लो कॉन्फिडेंस की, वो मैंने महसूस की है। तो मैं चाहता हूं कि मैं 7 करोड़ लोगों को कॉन्फिडेंट बनाऊं, और ताकि ये हमारी देश, हमारी कंट्री, या ये वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन सके, हर इंसान कॉन्फिडेंस से अपनी जिंदगी जी सके। क्योंकि आत्मविश्वास ही दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसके दम पर आप सब आगे बढ़ते हैं। और ये बात तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अगर आपने ठान लिया और आपको विश्वास है तो आप कर सकते हैं। मन के जीते कहते हैं ना, जीत है, और मन के हारे हार। तो अगर ठान लो, मान लो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। तो वही बात है कि आत्मविश्वास मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी जिंदगी में निभाता है। तो मेरा भी यही विजन है दोस्तों कि मैं जल्द से जल्द 10 सालों के अंदर 7 करोड़ लोगों को कॉन्फिडेंट दूं, उनको इंस्पायर्ड करूं। किसी के बीच में हीन भावना ना रहे, हर बंदा कॉन्फिडेंट फील करे। ये मेरा विजन है, और मैं इसके लिए डटा हूं। उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास चल रहा है आजकल। किसी स्कूल में हम अंडर जो लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे, उनको एजुकेशन हम दिला रहे हैं, ताकि बच्चे स्कूल में अच्छी शिक्षा लेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे
गल्प हो हाउ जाएगा। वंडरफुल सर, हाउ वंडरफुल सर, जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। बहुत बढ़िया सर। आपका और जो सोच है, आपका जो विजन है सर, वैसे ही नया विजन, नया सोच के लोग ही आगे बढ़ते हैं और दुनिया बदलते हैं सर। तो आपको पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, आप हमें टाइम दिए, आप हमारे चैनल पे आए, और ये जो आपका जो विजन है हमारे साथ शेयर किए। ये जो हमारा चैनल है विजनरी एंटरप्रेन्योर लोग का, ऐसे ही विजनरी लोगों का जरूरत हमारे देश को है, जो कि इस देश को आगे बढ़ाए और इस देश को विश्व गुरु बनाए। और आप जैसे लोग सर, जो करोड़ों में एक हैं, वैसे लोग ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं सर। और आप जैसे विजन रखे हैं, जो लोग हीन भावना रखते हैं, उनको कैसे, उनका थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करें। और आप जो चीज बोले कि कुछ भी बाहर नहीं होता है, सब अपने अंदर होता है। हम खुद को कैसे परिवर्तन करें, खुद को कैसे चेंज करें, ताकि हम दूसरों से आगे बढ़ पाए, ना कि हम दूसरों को नीचे गिराएं। ये सबसे बड़ी चीज है सर। आपके और एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पे आए और आपका टाइम हमें दिया। और आप हम हमारे सभी का शुभकामनाएं आपके साथ है सर। हम सारे दर्शकों का शुभकामनाएं आपके साथ है। आप आपके विजन में सक्सेस हुई है सर। 7 करोड़ क्या, आप 70 करोड़ लोगों को इंस्पायर कीजिए और उनका लाइफ को चेंज कीजिए सर। ये हम सबका शुभकामनाएं आपके साथ है। और आप जो मुहिम रखे हुए हैं, जो जैसे कि जो पढ़ नहीं पा रहा है, कोई भी मुश्किल आ रहा है उसका, आप जैसे उनको मदद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चीज है सर। शिक्षा एक ऐसा चीज है हमारे जिंदगी में, बोलते हैं ना, अगर हमारे पास आंख है और शिक्षा नहीं है तब भी हम अंधे हैं। जैसे बोलते हैं ना, हमारे पास नजर है लेकिन नजरिया नहीं है, तब हम अंधे कहलाते हैं। वैसे ही सर, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज है सर। वो चीज आप लोगों को अचीव करने में मदद कर रहे हैं, इससे बड़ी बात सर क्या हो सकती है सर। थैंक यू सो मच एक बार फिर सर आपको। और सर, दोस्तों, आगे हम अगर बढ़ते हैं इसको लेके, कि हम जैसे सर ने बोला, अमित सर ने हमें बोला कि आदत आदत एक चीज ऐसा है, अगर हम चाहें तो अपने आदत से हम बहुत कुछ चीज अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज याद आता है, जो हमारे स्वर्गवासी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बोले थे, हम सबके प्यारे, हम सबके दिलों के दुलारे, जो हम सबके दिलों में राज करते हैं, उनका एक शब्द आज मुझे याद आता है कि हम चाहें तो हमारे किस्मत को हम नहीं बदल सकते। हमारे हाथों में नहीं है, हमारे हाथों में इतना पावर नहीं है कि हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। लेकिन हमारे हाथों में है दोस्तों, हमारे हाथों में है कि हम हमारे हैबिट्स को बदल सकते हैं, हमारे आदत को हम बदल सकते हैं। और हमारे आदत के पास इतना पावर है कि वो हमारे किस्मत को भी बदल सकता है दोस्तों। तो सर के बात को मैं यहाँ पे यही चीज बोलता हूँ कि अगर हम अपने आदत को सुधार लें, अपने आदत को सही कर ले, तो अपने किस्मत भी अपने आप बदल जाएगा। हम जहां पे पहुंचना चाहते हैं, जहां पे जाना चाहते हैं, अपने आप वहां पे पहुंच जाएंगे। और सिर्फ वहां पे पहुंचना नहीं है दोस्तों, नंबर वन बनना नहीं है, नंबर वन बन के रहना है हमें हमेशा। और ये जो विजनरी एंटरप्रेन्योर का ग्रुप है, ये जो विजनरी एंटरप्रेन्योर का चैनल है, यहाँ से आप सबको वैसे ही जानकारी मिलता रहेगा, और यहाँ पे वैसे ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आते रहेंगे दोस्तों। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को, इस तरह से वीडियो को लोगों के पास पहुंचाने में मदद कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस तरह के नॉलेज पहुंच सके, और वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके, बहुत सारे बदलाव ला सके दोस्तों, ताकि ये इंडिया को हम विश्व गुरु बनाने में, हमारा जो मिशन चल रहा है, हमारा जो विजन है, वो हम पूरा कर सके। और हम सब लोग मिलके इसको कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप सबको मैं और एक बार कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा दोस्तों। आपने पहला कदम ले चुके हैं दोस्तों, ये वीडियो को देख के, ये नॉलेज को लेके, कि आपका जर्नी का शुरुआत आप कर चुके हैं। बस अभी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस आगे बढ़ता रहना है, जब तक हमारा मंजिल हमें मिल ना जाए। और मंजिल मिलने के बाद भी दोस्त हमें रुकना नहीं है। अगर हम नंबर वन पे पहुंच रहे हैं, तो हमें नंबर वन पे टिके हुए रहना है दोस्तों, और लोगों को भी साथ में लेके चलना है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतने में ही अपने वीडियो को यहीं पे ही विराम देते हैं, और मिलते हैं फिर अगले एक नया शानदार जानदार वीडियो में, जहाँ की हमें कुछ और जानकारी मिले, हमारे विजन को आगे लेने के लिए, हमारे
एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।